देखिए 12वीं क्लास का हिंदी का चैप्टर है, तीसरा नंबर चैप्टर संपूर्ण क्रांति। सबसे पहले जो लोग मुझे सुनते हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रिटिश लैंग्वेज मैनीपट्टी मधुबनी, प्लीज सब्सक्राइब इट और उससे बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां लें ज्ञान। क्लियर, चलते हम अपने काम। थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में जयप्रकाश नारायण, जिनको लोग प्यार से लोक नायक भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण बाबू भी कहते हैं, है ना, उनके जन्म से शुरू होता है। यानी पूरी संपूर्ण क्रांति के जो जन्मदाता हैं ये है जयप्रकाश नारायण, यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग, पहले इनके जन्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो संपूर्ण क्रांति का रिलेशन है वह इंदिरा गांधी के आपातकाल 1975 से इसका रिलेशन है। और 1975 में उन्होंने गांधी मैदान में, इधर ध्यान दे रखा है, उन्होंने गांधी मैदान में जो भाषण दिया था, लोगों को जो संबोधित किया था, उसी के कुछ अंश इस चैप्टर में दिए गए। जैसे कि हम लोगों ने मार्टिन लूथर किंग में पढ़ा था, वाशिंगटन डीसी में उन्होंने जो भाषण दिया था उसी के कुछ अंश आई हैव ए ड्रीम में पढ़ाया गया था आपको। इसी तरह जयप्रकाश बाबू गांधी मैदान में 1975 में जो लोगों को संबोधित किया था उसी के कुछ अंश हमारे बुक में दिया गया है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ये इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ी इनके जन्म के बारे में बात कर लें। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ था। साहिब दायरा कोई जगह का नाम है, दायबा, उस जगह पे इनका जन्म हुआ था। लिखने की जरूरत नहीं, आपके बुक में ऑलरेडी है, बस सुने, लिसन टू मी। 11 अक्टूबर 1902 को इनका बिहार में जन्म हुआ था। और मैं ये भी बता दूं, ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत सारी समस्याएं थी परिवार की। इनका जीवन की शुरुआती शिक्षा अपने गांव मोहल्ले और छोटे छोटे स्कूल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये पटना आ गए। पटना में जो है इनका एडमिशन हुआ। उसी दौरान देखिए इनका जन्म हुआ था 1902 में। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। 1902 में इनका जन्म हुआ था और भारत में पहला आंदोलन पश्चिम चंपारण के बाद, खेरा के बाद और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के बाद गांधी जी का नेशनल लेवल पे जो पहला आंदोलन था वो था क्या? नहीं, एक खिलाफत आंदोलन हो गया जो भी एक समय की उपज थी, और दूसरा 1919 में था, कौन सा आंदोलन था 1919 का? नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में से 42 है और सहयोग आंदोलन है ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1919 का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इस टाइम जेपी साहब पटना में ये पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपनी पढ़ाई को वहीं छोड़ दी, ब्रेक किया और 1.5-2 सालों तक उस आंदोलन में लगे रहे। ठीक है, यानी गांधी जी के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे देश समाज के साथ ये लगे रहे। इसी दरमियान इनकी जो मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र बाबू से भी होती है और इनकी मुलाकात होती है श्री कृष्ण सिंह से, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए है ना, उनसे मुलाकात होती है। इत्तेफाकन होता क्या है, असहयोग आंदोलन में 1922 में चोरा चोरी की हत्याकांड हो जाती है, आंदोलन बंद हो जाता है। इसके बाद जो जयप्रकाश नारायण बाबू हैं ये पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं? गो टू अमेरिका। ठीक है, अब आप देखिए आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको अगर थोड़ी सी तकलीफ हो तो बहुत परेशानी होती है। उनका अगर नेट पैक खत्म हो जाए, सोशल मीडिया पे बात ना हो, आजकल के बच्चे पूरा सोशल मीडिया में लगा हुआ है, ना उसको घर की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना समाज की चिंता है, ना देश की चिंता है, किसी की चिंता नहीं। आजकल के बच्चों को जानना चाहिए ये जो आपको आजादी मिली है ना, ये मुफ्त में नहीं मिला है। हमारे बाप दादा ने बहुत खून बहाया है। अभी एक फांसी पड़ता है ना तो न्यूज में आता है, उस टाइम 100, 200, 500 लोगों को अंग्रेज सरकार एक साथ फांसी दिया करती थी। बहुत परेशानी, बहुत दुख दर्द झेल करके आज हम आजाद हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है इस आजादी का मतलब ही नहीं समझते। अब आप देखिए अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई कैसे की।
अमेरिका में जब छात्र जीवन में अमेरिका पहुंचते हैं तो कैलिफोर्निया जो उसका यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन होता है, एक दो और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उस टाइम ये छोटे छोटे काम क्या करते थे, चमड़ा उद्योग में जाके काम करते थे पार्ट टाइम, फिर पढ़ाई करते थे। इवन इनके जीवन डायरी में लिखा है ये जो टॉयलेट साफ करने तक काम क्या करते थे, यानी वहाँ पे टॉयलेट साफ करने का भी काम करते थे। क्योंकि अमेरिका में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो बंदा पढ़ना चाहे तो पार्ट टाइम काम करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी सरकार वहाँ की व्यवस्था बनाई है। इसके बाद जब इनका बीए हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो फिर उसी कॉलेज में पढ़ाने भी लगे। देखिए कितना मेहनत से पढ़े, कितना काबिल बने, उसी कॉलेज में पढ़ाने भी लगे, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। काबिलियत की बात है कि नहीं? मैंने इतना मेहनत करना, इतना काम करना, एक रूम में 10 लोगों का रहना, है कि नहीं? अब फिर इतना शिक्षित हो जाना जो उसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, इनकी माँ बीमार हो जाती है और ये पीएचडी नहीं कर पाते और इंडिया वापस चले आते हैं। जब ये इंडिया वापस आते हैं 1929 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पे, जयप्रकाश बाबू जब अमेरिका में थे तो लेनिनवाद और मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित हो गए। जो लेनिनवाद मार्क्सवाद आज रसिया में है, माओ की सरकार चाइना में है, उनके सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। क्योंकि मार्क्स का कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था, जो समाजवाद जब आएगा तो खून खराबा क्रांति लेके आता है और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, सभ्य होता जाएगा। तो जब ये पूरी तरह सभ्य हो जाएगा तो स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, यानी कोई ना राज्य होगा, ना कोई देश होगा, ना कुछ होगा, ना पुलिस होगी, ना जो है आपका कोर्ट होगा, कचहरी होगा, कुछ भी नहीं होगा। मार्क्स का कहना था जनता इतना सभ्य, इतना पढ़ा लिखा और स्ट्रांग हो जाएगा जो सारे फैसले खुद ही कर लेंगे अपने पंचायत में ही। अगर 10 लोग का घर एक जगह है तो 10 लोग खुद ही फैसला कर लेंगे हमको क्या करना है, नहीं करना। ये थ्योरी था साम्यवाद का। ऐसे ही सोचती जेपी बाबू, जयप्रकाश नारायण बाबू। लेकिन लेनिन ने कहा था क्या, अगर आपका देश गुलाम है, कोई भी पार्टी अगर उसके खिलाफ लड़ रही है, आप समाजवादी भी हैं, फिर भी उस पार्टी का सपोर्ट करें। और इसी आधार पे जयप्रकाश नारायण बाबू कांग्रेस के सपोर्ट में गए और 1929 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब इत्तेफाकन देखें, 1929 में भगत सिंह को फांसी हुआ था। थोड़ा कालक्रम को देखते जाए। महान शहीद भगत सिंह दुनिया से चले गए। इसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च किया, नमक आंदोलन चलाया। नमक आंदोलन आज खत्म हुआ, कल से असहयोग आंदोलन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, 1932 तक रहा। उस टाइम 3-4 साल जयप्रकाश नारायण बाबू ने जबरदस्त मेहनत किया, क्योंकि ये लोग अरेस्ट हो गए, ये नया थे, अरेस्ट नहीं हो पाए। पूरे देश में घूम घूम के क्रांति की लहर फैलाते रहे, लास्ट में मद्रास में अरेस्ट हुए, है कि नहीं? क्योंकि नए नए आए थे तो सरकार की नजर इनके ऊपर थी नहीं। और इधर क्रांति शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, उधर नमक मार्च निकल गया, यानी नमक बनाने का कानून भंग हो गया। अब देखो अंग्रेज सरकार कितना जालिम था, समझिए। अभी जो पाकिस्तान है, जो कभी हिंदुस्तान का पार्ट हुआ करता था 1947 से पहले, वहां पे सिंधा पहाड़ है, अब ये पाकिस्तान को मिल गया है। तो वहां से भी नमक हमारे पास आता था, अंग्रेज सरकार उस पर भी टैक्स लेती। इससे भी बड़ी विडंबना, भारत पेनिनसुला कंट्री है, यानी भारत का नक्शा देखेंगे तो 3 तरफ पानी है और समुद्र के पानी से ही नमक बनता है, उस पे भी टैक्स। गांधी जी ने सोचा नमक हर घर की जरूरत है, अगर हम नमक आंदोलन चलाएंगे तो हर घर इसमें जुड़ जाएगा। उन्होंने नमक आंदोलन को भंग किया, कानून को तोड़ा, पूरे देश में नमक आंदोलन जो है शुरू हो गया, कोई टैक्स देने सबने मना कर दिया। और इसके साथ शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। इसमें जयप्रकाश नारायण बाबू की जबरदस्त भूमिका। कुछ हिस्ट्री के बुक में इनकी भूमिका को नहीं बताया गया, मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप असहयोग आंदोलन या नमक आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें इनकी भूमिका को नहीं बताया गया। इनके जैसे बहुत सारे नेता की भूमिका नहीं है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, किसी की भूमिका नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्त काम किया था, फैबुलस जिसे कहते हैं। बाद में ये लोग भी अरेस्ट हो गए, बाद में आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है 1942 का दौर। इनके जीवन की मैं बात करूं, 1942 में जयप्रकाश बाबू भाग करके नेपाल चले जाते हैं।
हम लोगों ने पढ़ा है क्या, आजाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, कहाँ की थी मालूम है आपको? सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे, ठीक है, और सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिंगापुर में बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं। इसी तरह जेपी बाबू नेपाल गए और उन्होंने आजाद रास्ता की स्थापना की, क्योंकि इनका भी मानना है अंग्रेज बहुत खूंखार हैं और इनसे हमें लड़ना चाहिए। जबकि ये थे गांधीवादी, अहिंसा के सेवक, लेकिन आप कब तक सहोगे मुझे ये बताओ? क्योंकि लास्ट में गांधी जी ने भी कहा था ना, डू एंड डाई, करो या मरो। गांधी जी का स्टेटमेंट है ना, गांधी जी अहिंसावादी है, करेक्ट, सही है। लेकिन जब अहिंसावादी चलते चलते बहुत पिटाई खा गए तब में बोले नहीं भाई, डू एंड डाई, करो या मरो। तो डू एंड डाई के चक्कर में इन्होंने भी आजाद रास्ता नाम का एक सैन्य संगठन बनाया था जो नेपाल में संगठित था। 1942 के आंदोलन में भी जबरदस्त इनका रोल रहा और हार्डली हम लोग जो है 1947 को क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इनका स्वतंत्रता आंदोलन में जो रोल रहा अभी तक उसकी हमने चर्चा की। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, जब हमें जो स्वतंत्रता मिली वो हमें खंडित स्वतंत्रता मिला, संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिला। खंडित स्वतंत्रता में इसलिए कहता हूँ कि मेरा एक पार्ट एक कंट्री बनकर निकल गया। ये भारतीय इतिहास की और भारत के लोगों के ऊपर, भले ही पाकिस्तान के लोग ऐसा सोचे जो मैं बहुत खुश हूँ, या भारत का लोग ऐसा सोचते हैं जो अच्छा हुआ पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन ये दोनों ही चीज गलत है। मैं इसको हमेशा इसलिए गलत करता हूँ जो हमारा ही पार्ट था जो आज हमसे दिखा। 20 लाख लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान बेघर हो गए। आज भी एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में मुजाहिद है, हिंदुस्तान में भी देखिए शरण लेने के लिए आते हैं। क्यों? जो 20 लाख लोग हिंदुस्तान के ही वासी थे अपने देश में बिखर के रहे, इसमें उसका क्या गलती? इसीलिए हमें जो आजादी मिली ये खंडित आजादी है, संपूर्ण आजादी हमें मिलना चाहिए। यानी हमारा जो भी भारत था, अखंड भारत था, संपूर्ण आजाद मिलना चाहिए। चलिए ये एक अलग बातें हैं जो मेरी सोच है मैंने जनता तक पहुंचा, ठीक। चलिए अमेरिका जाना भी हो गया, असहयोग आंदोलन भी हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पर। मेन मुद्दा है आपातकाल का आंदोलन, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, और ये हुआ था 1975। संपूर्ण क्रांति के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर इंदिरा गांधी के बारे में हम बात ना करें तो संपूर्ण क्रांति अधूरा रहेगा। अब थोड़ा इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, रिजल्ट भले ही जो रहा हो, हमारी सेना जीते या उनकी सेना जीते, फर्क किससे नहीं पड़ता है, और किससे पड़ता है, दोनों सेनाओं की खून बहती है, समझ गए ना। किसी भी देश का सेना जीते उससे कोई मतलब नहीं है, फर्क ये पड़ता है दोनों देश की सेना का खून बहता है, और वो सेना भी किसी न किसी परिवार का हिस्सा ही होता है। उतने परिवार तो गए राजनेता के चक्कर में, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, है कि नहीं बोलो? चाहे सेना में 10 लोगों को इसने मारा या 10 को इसने मारा, 10 दूना 20 परिवार गया। युद्ध कभी भी मानवता को लेकर नहीं आती है, मानवता का विनाश करे। तो 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, इसके बाद इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी जी। लेकिन इंदिरा गांधी लड़ती थी कहां से? यूपी के रायबरेली से, ठीक है। रायबरेली से जो हारे हुए नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी पे केस किया। उसने कहा, केस में लिखा इलाहाबाद बेंच में, जो इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इसके कारण मेरी हार हुई। केस चलने लगा, फाइनल डिसीजन आता है 1975, ठीक है। वो दिन था 1975 का 25 जून, याद रखिएगा। 25 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बेंच है वो घोषणा करती है कि इंदिरा गांधी अयोग्य उम्मीदवार है, उसके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप साबित हो जाते हैं, तो उसको संसद की जो उम्मीदवारी है, योग्यता है, उससे बर्खास्त किया जाता है। हाई कोर्ट का फैसला आया था। उसी रात इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया। अब अगर मेरी कुर्सी नहीं बची तो खुद को बचाना बहुत मुश्किल। इमरजेंसी का मतलब ये होता है जो जनता का फंडामेंटल राइट्स है, यानी आपके जो मौलिक अधिकार है वो खत्म, यानी आपके टोटल अधिकार खत्म। अब जो सरकार करेगी वही करेगी। देखिए इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है, जो 1976 में बहुत सारे उसने संविधान में संशोधन कर दिए। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर निर्णय ले सकता है, और उसने लिया।
और ये जो आपातकाल का सीन चला, ये चला 18 महीना, 18 महीना। चलिए, इससे पहले 15 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण बाबू पटना के गांधी मैदान में सभा को संबोधित किया। उसी का ये अंश है, जो संपूर्ण क्रांति हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी का ये अंश है। तकरीबन 5 से 6 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में आए। उसमें भी देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, बोरिंग रोड स्थित उनका ऑफिस था, जो दस्ता शामिल होने के लिए आ रही थी, उस पर गोली चला दी, कुछ लोग घायल भी हो गए। और घायल दस्ता जो है पहुंचा कहां, गांधी मैदान में। अगर उस टाइम जयप्रकाश नारायण बाबू ने अपनी योग्यता, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो 5 लाख लोग अगर हथियार उठाता तो पूरा पटना बिहार जल जाता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला ये उसका चरित्र है, मेरा चरित्र नहीं है। ये हिंसावादी वो है, हम हिंसावादी नहीं है, हम तो गांधी जी के भक्त हैं। आप मुझे जान से भी मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो गलत करोगे उसका हम विरोध करेंगे। और यही चीज उनका सुपर हिट हुआ। और एक चीज और भी बता दूं, जो अभी मैंने नाम लिया था, श्रीमान लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये सारे के सारे इसी जेपी बाबू के शिष्य हैं और उसी आंदोलन के हिस्सा है। ये सारे छात्र नेता थे, पटना में पढ़ते थे और उसी आंदोलन के हिस्सा है। अब यहाँ जब संपूर्ण क्रांति की हम बात करते हैं तो संपूर्ण क्रांति पूरा देश में फैल गया आखिर। अब कंडीशन ये था, जो जयप्रकाश नारायण जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उन्हें शुगर की बीमारी थी, डायबिटीज थी और बुढ़ापा का भी समय आ गया था, यानी 74-75 साल उम्र उनकी हो गई थी। जब ये सारे नेता मिलकर के, यानी ये लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी, रामविलास जी, सारे नेता मिलकर के गए, चलिए आप मेरा नेतृत्व करें। तो उन्होंने बोला भाई मेरा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्या नेतृत्व करे आपका। फिर काफी डिस्कशन होती है, बातचीत होता है, तो वो एक शर्त रखते हैं जो बुक के अंदर इंडिकेशन है। शर्त ये है जो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, क्योंकि तुम सब नौजवान हो, जितने भी छात्र थे सारे नौजवान थे, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे भी, सब कुछ, लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा जो आपको मानना। अब विडंबना हमारे पास ये था, उस टाइम जयप्रकाश नारायण बाबू के जैसा लीडर हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी की मृत्यु हो चुकी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा चुके थे, कोई था ही नहीं। पूरे इंडिया में खोजे तो इनसे बेहतर लीडर कोई था ही नहीं उस टाइम में। और बुजुर्ग, अनुभव, इतना दिन राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना, ये जितने भी नाम से इन लोगों ने बोला गुरुजी आप जो कहेंगे हम मानें, लेकिन आप नेतृत्व करें, क्योंकि देश की हालत दिन से दिन खराब हो रही है। उसमें जब इमरजेंसी में जाएंगे तो जनता के जो अधिकार थे उसको तो खत्म ही किया गया था, फिर बहुत लोगों का बंध्याकरण भी किया गया, कैंसलेशन किया गया, बहुत तरह की यातनाएं दी जा रही थी सरकार की तरफ से। छात्रों को रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं था, तो उसी के खिलाफ जो है ना संपूर्ण आंदोलन बनाई गई थी, हिंदुस्तान में हुआ, जो पूरे देश के अंदर है। और सबसे बड़ी चीज इनकी जो सोच थी, जयप्रकाश नारायण बाबू की जो सोच थी, इनका कहना था बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, तकलीफ, ये इसी शासन से निकला हुआ है, यानी जो प्रशासन हम पे हुकूमत कर रही है इसी से निकला हुआ है। जरूरी है जो इसमें परिवर्तन करें। ये एक अलग बात है, इनकी जो सोच थी वो पूरा फलित नहीं हो पाई। जो ये साम्यवादी सोच लेकर के आए थे, जो हर जनता को अधिकार मिले, वो फलित नहीं हो पाए। ये एक अलग बात है, क्योंकि 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है और कोई इनका टेक केयर कर नहीं पाता है और इनके नाम का सहारा लेके लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। ये एक अलग सी बात मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा था, जैसे कि हमारे एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल ने अपने डायरी में लिखा है कि उस रात जो मीटिंग हुई थी उसमें हम जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर थे एक शब्द नहीं बोले। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि देश में इमरजेंसी लगा दिया गया है, सब आदमी हाँ में हाँ मिला के, अगर चाहता तो उस टाइम उसका कैबिनेट उसका विरोध भी कर सकता था, लेकिन उस महिला की इतनी दबंगता थी जिसने किसी ने कुछ नहीं बोला। 1975 का जो पोस्टर हुआ था उसका नाम था आपका जॉर्ज फर्नांडिस, देखिएगा उनका चित्र भी है, 1975 से देख लीजिएगा, ऐसे हथकड़ी लगा के चश्मा पहने हुए
और 1999 से लेकर 2004 तक भारत के रक्षा मंत्री भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में। तो पोस्टर गोवा वही थे। पोस्टर गोवा का मतलब था जो पूरी केंद्र बिंदु उनके आसपास घूम रहे थे, और वहीं से वो फेमस भी हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस थे, नालंदा से भी जीते थे, अब बेचारे की मृत्यु हो गई, स्वर्गीय हो चुके। अब हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ फोकस कर लेते हैं, आपातकाल पर फोकस कर लेते हैं। जब आपातकाल लगा तो सारे अधिकार हमारे खत्म। इसके बाद देखिए 18 महीने चलाई। 18 महीना में जितना भी लीडर, मैंने अभी आपको नाम लेके बताया, जितना भी नाम बताया, एक एक को अरेस्ट करके अंदर, पूरा का पूरा इंदिरा 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 हो गया। अब देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, उनसे गलतियां भी बड़ी हो जाती हैं। पहली बार इन्होंने सीबीआई और सीआईडी से इंक्वायरीज कराया, जो देश में माहौल कैसा है, जो हम इलेक्शन कराए, इन्हीं का सीबीआई है, इन्हीं का सब कुछ। उसने बोला मैडम आप इलेक्शन कराएंगे ना 50% से जीत जाएंगे। इनको थोड़ा हौसला अफजाई हुआ। फिर दूसरे बार भी सर्वे कराया, ये उनकी अपनी रिपोर्ट में आया हुआ है। फिर बोला नहीं नहीं मैडम आप तो 1/3 से जीते हैं, आपको तो 400 से ज्यादा सीट आएगा। यही उनसे गलती हो गई, इलेक्शन कराया और हार गए 1977। इतना बुरी तरह से हारा जिसका कोई काउंट ही नहीं है। जनता पार्टी की सरकार आई और पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि गुजरात के थे, वो बने। फिर सरकार गिर जाती है, पूर्ण बहुमत में सरकार थी, फिर गिर जाती है, आपस में फूट हो जाती है, नया नया सत्ता मिला हुआ है। और भारत में सबसे कम टाइम के लिए जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। फिर चौधरी चरण सिंह आ जाते हैं, सबसे कम टाइम के लिए प्रधानमंत्री वही बने। क्योंकि अब यहाँ पर क्या था, पूरे विदेश में, पूरे संसार में इंदिरा गांधी की चलती थी, उसने हर जगह से कनेक्टिविटी खत्म कर दी। ऐसा स्थिति था जो खाने के लाले पड़ गए थे हिंदुस्तान के लोगों को। फिर इलेक्शन होता है, अब फिर इंदिरा गांधी जीत जाती है। उसी में नारा आया था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, तो जब भूखे मर जाएंगे लेकिन इंदिरा माँ को बुलाएंगे, ऐसे ऐसे नारे उसी में आए थे। ठीक है, और इसके बाद इंदिरा गांधी जो कि खुद सैकने थी, 1984 में इनकी भी हत्या हो जाती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके बुक से बाहर का। अब हम चलते हैं कहाँ पे, 1965 में, 1960 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1960 में राजनीति से संन्यास लेने के कुछ कारण थे, क्योंकि उस टाइम हमारा प्रधानमंत्री कौन था 1960 में? नहीं, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, देश नया नया आजाद हुआ था और बिल्कुल ही ऑनेस्टी, शांति सब कुछ था। अब ऐसा चल रहा था जो 15 अगस्त 1947 के बाद धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष की स्थापना की थी। क्योंकि 1945 के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट क्या था, शीत युद्ध। एक तरफ अमेरिका हो गया, एक तरफ रशिया हो गया। आज इस दोनों के बीच में कौन मार खाता है? चलो भाई साइडे हो जाता है, गुटनिरपेक्ष बना लिया। तो लगभग बिल्कुल शांति थी, तो इन्होंने बोला चलो अब आराम करने के दिन आ गए। बहुत मार खाए अंग्रेज से, बहुत पिटाई लगी है, बहुत भागे हैं। 1965 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिलता है, ये मिलता है समाज सेवा के लिए मिला। अब देखिए 1965 के बाद हालत बिगड़ती गई, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर कर गए, फिर हमारा 1965 में दूसरा लड़ाई हो गया, जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जब इंदिरा गांधी का टाइम आया, इंदिरा गांधी के टाइम से फिर कांग्रेस में स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रहने लगी, और उसी का रिजल्ट था कौन सा, हमारा आपातकाल, जिसको भारत के इतिहास में काला दिन कहा जाता है। आपातकाल को बहुत बार देखिएगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोला है, अमित शाह ने भी बोला है, लालू प्रसाद जी ने भी बोला है, इमरजेंसी जो था एकदम काला दिन था हमारे लिए। ठीक है, यहाँ तक हम चले जाते हैं। इसके बाद 1998 में इनको भारत रत्न मिलता है। 1998 में हमारे पास किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार थी। उसकी सरकार में इनको भारत रत्न मिलता है। अब बात यही खत्म नहीं होती है, इसके बाद हिंदुस्तान में जैसे पटना में जो एयरपोर्ट है, तो पटना का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर, जयप्रकाश नारायण बाबू एयरपोर्ट। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जो इनके नाम पे है। इसके बाद बहुत सारा यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह वगैरह इनके नाम पर। ये देखिए, अगर हम इनके जन्म से लेकर के
लास्ट टाइम तक की बात करते हैं तो इन्होंने पूरा जीवन, ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा जीवन सिर्फ देश के लिए काम, देश के ऊपर निछावर कर दिया, कुछ भी बचा के रखा। आज के डेट में इतना महान व्यक्ति था जिसका भाई भतीजा तक पॉलिटिक्स में नहीं है, हम किसी को जानते भी नहीं। आप मुझे बताएं, किसी एक का नाम बता दें जो बहुत महान थे। लाल बहादुर शास्त्री का बच्चा है, पॉलिटिक्स में नहीं है। अंबेडकर साहब का बच्चा है, नहीं, ये लोग महान आदमी थे। आप देख लो, इसका क्या नाम है, राम मनोहर लोहिया, क्या वो शादी नहीं किए थे, इनके बच्चे को ले ले, राजेंद्र बाबू के बच्चे को ले ले। ये लोग इतने महान थे जो परिवारवाद को भी आगे नहीं बढ़ाए। इनका कहना था अगर दम है तो खुद आगे बढ़ो, हमारे दम पे आगे मत बढ़ो, खुद पढ़ो, खुद समाज सेवा करो, खुद पॉलिटिक्स करो, जाके नेता बनो। तुम मेरा नाम भजा भजा के नेता बनेगा, लोगों को ठगेगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। ये इनकी महानता को बताता है कि नहीं ऐसा? अभी क्या है, नेपोटिज्म है, वहां से चला फिर यहाँ से चला, किसी का नाम नहीं लगे भाई, राजनीतिक पार्टी की बात है, लेकिन आप देख लीजिए नेपोटिज्म है कि नहीं। लेकिन ये देखो, ये हमारे महान नेता थे। कांग्रेस पार्टी नेपोटिज्म को फॉलो करती गई, इंदिरा गांधी हुआ, राजीव गांधी हुआ, फिर उसके अब श्रीमती सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है कि नहीं, नेपोटिज्म है ना, उनका परिवारवाद चल रहा है ना। बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब हम देश में राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति सबके लिए है ना भाई, एक आदमी के लिए थोड़ी है। एक आदमी के लिए बना है देश। देश में अगर 140 करोड़ व्यक्ति है तो ये देश 140 करोड़ लोगों का है। हम कहते हैं ना भारत माता की जय, कौन सा भारत माता? अगर आपसे ऐसा पूछे कौन सा भारत माता, यहाँ की जो पर्यावरण है, यहाँ का जो जल है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ बसने वाले जीव हैं, यहाँ के बसने वाला जो धर्म है, यहाँ के बसने वाली जो जाति है, सबको मिलाएंगे तो भारत माता। एक एक व्यक्ति का जब कंट्रीब्यूशन होगा तो भारत माता, तो देश हमारा भारत, समझ गए? किसी एक को अगर छोड़ देंगे तो वही बात हो गया जो शरीर के एक अंग को काट के फेंक दिया, जैसे कि आपने 1947 में आधा अंग फेंक दिया, तो फिर किसी का कल्याण होगा? किसी का कल्याण नहीं होगा। ये था हमारा संपूर्ण चैप्टर, आपका संपूर्ण ग्राउंड। ठीक है? नहीं, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ये सब इन्हीं जेपी बाबू के ही शिष्य थे, चेले थे। ये लोग छात्र थे, उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में थे, और स्थिति इतना बेरोजगारी का, तरह तरह का बहुत सारी समस्या थी। एक समस्या मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सारी समस्या से ग्रस्त था। ये लोग सब कॉलेज का स्टूडेंट था, इन्हीं लोगों के आह्वान पे ही आए हुए थे, और वहीं से इन लोगों का नाम पूरे इंडिया में, बिहार में, हर जगह फेमस हुआ। देखिएगा पोस्टर हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस चश्मा पहनता था, आंख खराब थी उनके, है ना। और इसके बाद ये लोग पॉलिटिक्स में आए। अब देखिए विडंबना में आपको बताता हूँ एक चीज और भी, अगर भारतीय राजनीति को समझना है तो समझिए। 1951 में पहला गैर कांग्रेसी पार्टी बना जिसका नाम था जनसंघ, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। 1977 में फिर यह जनसंघ टूट गया, बना अब जनता पार्टी। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी बना, फिर ये 1982 में फिर टूट गया। इसी जनता पार्टी से निकला 1982 में भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना किया अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 1990 के दौर में जब मंडल आयोग आया, भारत में आरक्षण लगा, उस टाइम जनता पार्टी की सरकार हुई। फिर लालू प्रसाद जी से मतभेद हो गया, 1995 बन गया राष्ट्रीय जनता दल, और वहां से बना था कौन? जेडीयू। पहले जेडीयू का नाम था समता पार्टी, फिर बाद में जेडीयू हो गया। इसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र के सरकार में आए तो 24 पार्टी का समर्थन लेके सरकार में आए, 24 पार्टी, तो उनको बनाना पड़ा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2004 में एनडीए हार जाती है, 1999 में कारगिल युद्ध हम लोग झेलते हैं। 2004 से पहले कांग्रेस बनाती है यूपीए, जिसके अध्यक्ष अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी है कि नहीं। और इसके बाद मनमोहन सिंह और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पॉलिटिकल माने राजनीतिक चलता रहता है। ठीक है, ये आपका संपूर्ण क्रांति है, यही इसका ओवरऑल व्यू है। इसके बाद हम लोग पुस्तक को पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।